इसे पढ़ें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। चिड़ी वाले जो थे ना, उसकी दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार। चिड़ी मार का मीनिंग अर्थ है पक्षियों को पकड़ने वाला। 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया, एक मोर और एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजे से दबा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण अनुसरण का मीनिंग अर्थ है पीछे करने वाला करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण निरीक्षण का अर्थ है जांच। इसका अर्थ है जांच। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ भी भाषण मेल चली जा रही थी। इनाम कसम, गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहाँ? भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत की मांगने चला। पर मैं मुझे क्यों सुना सुनने लगा। आपका ख्याल करके अश्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अब 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही संजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगी जाने की बात मैंने चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाक के पर लगे हैं? है तो वो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों से सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे। अभिभूत का मतलब है उत्पन्न होना। अभिभूत का मतलब है उत्पन्न होना।
खिड़कियों में जो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा इस नवागतुकों का पता लगा सकती थी। नवागुप्तों का मतलब है कि जो भी चीजों का वो छुपे हैं उनका वो पता लगा सकती थी। तब उसे शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। इसका इनका क्या था, जो अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। चेष्टा मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कोशिश। उनके उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐसे गहरे मेरी मेज में अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मंजारी के लिए ऐसे ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागनी अपनाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल मतलब तूफान आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और संगन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बाकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्री की नीलाभ श्रुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। ये जो ग्रीवा है इसको मोर की गर्दन से बताया गया है। हर भंगिमा में धूप छाए तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पक्षी पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम सफेद पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि जब नीलकंठ ने अपनी आपको चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया, सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चिंचू पहाड़ से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वह आत्रकंदन ना करने लगते उन्हें उधर अधर में लटकाकर रखता। आत्रकंदन डर कर चीखना, इसका मतलब है आत्रकंदन डर के जब वो ना चीखते थे
तो अधर में, जमीन में, अधर मतलब जमीन के ऊपर में लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर अभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संगन पंखों में छुआ छुओल सा खेलते रहते थे। ऐसा ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा शरीर बाहर था। उसकी ची ची की का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि उसे किसी को स्पष्ट सुनाई दे, क्योंकि उसे पकड़ रखा था, इसलिए उसकी जो है आवाज नहीं आ रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झटके में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसे समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। मतलब चोंच से इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकला तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निकल तो गया वो, पर वो वहीं निश्चेष्ट था। मतलब इसका मीनिंग है बेहोश सा। मुंह से निकल गया लेकिन बेहोश था वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका है, तब शिशु खरगोश के पास आ गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता मीन्स गर्मी देता रहा। क्रांति में ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पक्षी पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में सब सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पष्ट कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता कि, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीदार के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेलिटिन मैन का उपाधि दे डाली। कई जो विदेशी महिलाएं थी ना, परफेक्ट जेटिल मैन की उपाधि उनको दे डाली। जिस नुकीली पेंचोच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था।
फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और फलफित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक ने लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा भी थी। नीलकंठ की और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी बच्चों? वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उनकी संजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई, तीव्र से तीव्रतर मतलब बहुत तेज होती हुई, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्दन के ताल पर ही उसने तमन्ने नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंदतर होता, मतलब कम हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वे दाहिने पंजे और बाहिने पंजे और बाएं और दाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक साथ पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों को गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रांगनी में बेमिसाल स्वर कैसे बज उठता, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाट कोने से निकलना पड़ा और वे बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की और नहीं देखूंगी, यह संकल्प करने मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसे उसी के सिर पर इसे फटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर से ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियों वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ढूंढ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। जाली घर में पहुंचाया गया तो बच्चों क्या नाम रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुआ। नाम भी उसका था लेकिन स्वभाव भी कुब्जा की तरह था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब क्या हुआ? नीलकंठ और राधा साथ ही रहते थे। ना किसी जीव जंतु से उनकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चले कि कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल में से और उनसे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। जाली का जो घर था वहां से वो कई बार निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से उस बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार उसी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडला कर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में
मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों से छुपाकर बैठता है। मेरे पुचकारने पर उसे ना उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सकता है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों से सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसे पंखों की चंद्रिकाओं जैसे प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी हो गई। कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया, अतः वह परीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसे कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस प्रकार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली थी मतलब अकेली नहीं थी। एक के साथ 2 लोगों को कहते हैं दुकेली। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच को हो जाता, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। आओ बच्चों, पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों नोट करें शब्द अर्थ। चिड़ी मार, इसका अर्थ है पक्षियों को पकड़ने वाला। अनुसरण, इसका अर्थ है पीछे चलना। निरीक्षण, इसका अर्थ है जांच। चेष्टा, इसका अर्थ है कोशिश। शोध, इसका अर्थ है खोज। अभिमानिनी, इसका अर्थ है घमंडी। ग्रीवा, इसका अर्थ है गर्दन। नवागतुक, इसका अर्थ है नया मेहमान। अभिभूत, इसका मतलब है उत्पन्न होना। सोपान, इसका मतलब है सीढ़ी। अतिक्रंदन, इसका अर्थ है डरकर चीखना। अधर, इसका अर्थ है जमीन के ऊपर। निश्चेष्ट, इसका अर्थ है बेहोश। कलह, इसका अर्थ है झगड़ा। दुकेली, इसका अर्थ है जिसके साथ कोई दूसरा भी हो। मेघाच्छन्न, इसका अर्थ है बादलों से छिपा हुआ। आओ इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। प्रश्न अभ्यास। निबंध से मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के जो नाम है किस आधार पर रखे गए? अब इसका उत्तर देंगे। नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ ही रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। एक बार फिर दोहराएंगे प्रश्न का उत्तर। नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ ही रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न। जाली के बड़े घर में
पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। फिर से दोहराएंगे प्रश्न। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। उत्तर देंगे इसका। दोनों नवागतों के ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर घर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अपनाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य के समान क्रम में बैठकर उसका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश से चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगे। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। प्रश्न का उत्तर। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। इसका उत्तर देंगे। दोनों नवागतों ने से पहले ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं का रागनी अल्पाने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उसका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। अब हम दोहराएंगे तीसरा प्रश्न। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। फिर से दोहराएंगे प्रश्न एक बार। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। इसका उत्तर देंगे। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षण थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। बच्चों कौन सी थी। नंबर 1, मेघों के गर्जन की लाल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पक्षों को मंडराकर बनाकर। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। बच्चों सुनो ध्यान से। नंबर 1, मेघों के गर्दन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडरा कर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। दूसरा, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती है। चौथा, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमिसाल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर देंगे। इस आंदोलन उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखाट कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया कि जिसका पांव घायल है। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीदकर अपने घर में ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली थी। ईर्ष्यालु प्रकृति के होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ देख पाती थी। ईर्ष्यालु प्रकृति थी ना बच्चों, वो देख नहीं पाती साथ साथ। तब भी उन्हें साथ देखने तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। अगला प्रश्न। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। इसका उत्तर देंगे। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से ही अधिक पुष्पित और फुलफित सुगंध में खिले वाले पक्षी वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब वह बसंत ऋतु के आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते थे, अशोक पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता था, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। तब
जाली घर उसे बाहर छोड़ देना पड़ता, जाली घर से उसे बाहर ही छोड़ देना पड़ता। एक बार फिर से उत्तर सुनते हैं। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित, सुगंधित व खिले फलों वाले वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते तो अशोक को पेड़ के जो लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता, तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता। छठा प्रश्न, जाली घर में रहने वाले सब जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर देंगे, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। कैसे बच्चों? जो जाली घर में रहते थे ना सभी जीव जंतु, वो एक दूसरे से मित्रता का स्वभाव, खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनसे उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण एकदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले एक एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि वह ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी को मित्र नहीं बना सकी। अगला प्रश्न, सातवां, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं को लिख कीजिए। इसका उत्तर देंगे, नीलकंठ एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। बच्चों कैसा उत्तर है इसका? एक बार जो एक सांप है पशु के जो जाली घर था उसके भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप को पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए अपना आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने वह जब कंदन सुना तो वह झट से अपने पक्खों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसे सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर कर दिए कि अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। निबंध से आगे, ये निबंध से आगे है जो आपको मैंने 7 प्रश्न उत्तर कराए हैं। बच्चों इसको ध्यान से करो। अगर आपको और भी मेरी मदद चाहिए होगी इस लेसन को समझने के लिए तो मेरे से आप पूछना। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।